नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी पे। तो आज हम जानेंगे कि क्या 2024 में बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ जीतेगी। क्या बीजेपी फिर से एक बार नारा लगाएगी कि फिर एक बार मोदी सरकार। ऐसे ही हम जानेंगे कि 2024 में विपक्ष बीजेपी को टक्कर दे पाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अब देखिए, कांग्रेस की जो मेन नेता है, उनको कांग्रेस का कहना है कि हमारे जो सबसे बड़े नेता है वो कौन है? राहुल गांधी कांग्रेस के नेता है, सबसे बड़ी पार्टी के नेता है। तो कांग्रेस हमेशा से ही राहुल गांधी को एक पीएम का चेहरा मानकर चल रही है। लेकिन राहुल गांधी की कुछ गलतियां ऐसी है कि उन्हें पीएम के लिए लायक नहीं बनाती, ऐसा लोगों का मानना है। क्यों? क्योंकि पीएम के लिए आपको शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन एक समझदार आदमी भी होना जरूरी है। क्यों उसे अच्छे अच्छे डिसीजन लेने पड़ते हैं देश हित में। अभी राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी के बयान वो पटांग होते हैं। राहुल गांधी कभी भी एक समझदार इंसान की तरह बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने अभी उन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, लेकिन कहना है कि उनके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री है, लेकिन पढ़ाई से और जो हमें लोगों के बीच रहने से नॉलेज मिलता है उसमें बहुत अंतर होता है। अभी बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का फेस कौन है, एक स्टार कैंपेनर कौन है? उनका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं टिक सकता जो उनके खिलाफ जहर उगले, जैसे कि कांग्रेस पार्टी उन्हें पर्सनल अटैक कर रही है। अभी इसके बारे में हम देखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कहा है। अभी देखिए, 2019 में तो फुल मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने सत्ता बनाई, 2014 में, 2019 में। अभी 2024 में क्या क्या कारण है कि बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा है कांग्रेस के और दूसरे अन्य पार्टी के खिलाफ। अब देखिए, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कर्नाटक में तो अभी से इलेक्शन होने वाले, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कहा कि पॉइजनस स्नेक है नरेंद्र मोदी। अभी देखिए, आप किसी व्यक्ति की पॉलिसी जो है उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए, उनको विरोध कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को डायरेक्ट विरोध नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि आपके मतभेद हो सकते हैं, विचारों में बदल हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति को डायरेक्ट अटैक करेंगे तो उसके समर्थन में ज्यादा लोग उतर सकते हैं। कि ऐसा इतिहास में बहुत बार हो चुका है। तो कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के समर्थक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में है। तो उन्हें डायरेक्ट अटैक करने की वजह से उनके जो भी पॉलिसीज हैं उनके खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए, उनकी पॉलिसी के खिलाफ बोलिए। तो ऐसा डायरेक्ट अटैक मत कीजिए। अभी कांग्रेस में बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कांग्रेस के खिलाफ? की कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है। तो बीजेपी के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? बीजेपी एक परिवारवादी पार्टी नहीं है। बीजेपी के अंदर अलग से जो भी लीडर है उनके नाम आपको पता होंगे कि नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ है, बाद में अनुराग ठाकुर है, अश्विनी वैष्णव है, एस जयशंकर साहब है, हरदीप सिंह पुरी है, सुषमा स्वराज, अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी। लेकिन कांग्रेस को अगर आपको कांग्रेस के कोई भी बड़े नेताओं के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको याद रखेंगे? एक तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राजीव गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, इनके ही नाम आपको पता होंगे। लेकिन जो मेन कार्यकर्ता है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक नाम पता होगा थोड़े से कम लोगों को। क्यों? क्योंकि यह अभी पार्टी के प्रेसिडेंट है। पार्टी के प्रेसिडेंट होने से पहले किसको पता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी राज्यसभा के अपोजिशन लीडर है, राज्यसभा के लीडर? किसी को, मैं कहता हूँ 10 में से 2 लोगों को मालूम होगा कि जो न्यूज को प्रेफर करते हैं। अभी यह बीजेपी के पास सबसे बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी। अभी कांग्रेस के अंदर इंटरनल मामले ही वो ठीक नहीं कर पा रही है, तो पूरे देश को क्या ठीक करेगी? अभी राजस्थान में अगला एक अलग ही मसला शुरू है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सत्ता के लिए, लोग कह रहे सत्ता के लिए। तो ये कांग्रेस को समझना चाहिए कि बीजेपी एक मजबूत है। बीजेपी 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी नहीं है, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, योगी आदित्यनाथ की बीजेपी है। तो उसे टैकल करने के लिए आपको एक आइडियोलॉजी, आपकी जो भी पॉलिसी है वो लेकर आना होगा। अभी आप सिर्फ किसी व्यक्ति को टारगेट करके ये नहीं कह सकते कि वो इतने 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में घूमता है। वो सब करते हैं, वो सबको पता है। तो बीजेपी 2019 में जब लोकसभा का चुनाव जीती थी, तब वो 2024 का नहीं, 2029 का भी प्लान लेकर चल रही थी। क्यों? क्योंकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव जीती, लोग कहते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। भैया 2019 का चुनाव तो बीजेपी जीती थी, तो उन्हें
370 आर्टिकल हटाने की क्या जरूरत थी? राम मंदिर के बारे में क्या करने की जरूरत थी क्या, दो राम मंदिर बनाने की? 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, तो हर तरफ इलेक्शन के बारे में आप सोचिए मत, अच्छे काम भी देखिए, अच्छे काम अगर कोई भी पार्टी कर रही है तो उसका अच्छा समर्थन भी कीजिए। लेकिन अगर आप किसी एक पार्टी का ही गुणगान गाने लगे तो ऐसा नहीं होता। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके काम भी अच्छे बताइए। कांग्रेस को ये भी करना चाहिए कि देश हित में जो भी बात है उसको समर्थन करना चाहिए। जैसे कि 370 हटाया, 370 जम्मू एंड कश्मीर से बीजेपी ने हटाया, तो इसका कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि पूरा देश उसके जब 370 हट गया तो खुशियां मना रहा था। ये तो कांग्रेस को इसका समर्थन करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया। हालांकि आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की कट्टर दुश्मन कहती है, हम अपोजिशन पार्टी कहते हैं, उन्होंने भी 370 का समर्थन किया था। ये उनकी अच्छी खासियत है। तो बीजेपी ने 2024 के साथ साथ 2029 का भी प्लान शुरू किया था। और अपोजिशन अभी भी 2018 में बैठी है कि हम इलेक्शन, अभी गुलाम नबी आजाद ने तो छोटी पार्टी। और कांग्रेस में सबसे बड़ा नुकसान ये क्या है, अगर कोई सबसे बड़ा, अभी देखिए हेमंत बिश्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ी, तो इन्होंने उन्हें बुलाने का सम्मान नहीं किया। अगर कोई पार्टी छोड़ रहा है तो उनके, आप उनसे विनती कीजिए कि आप क्या, आपके खिलाफ क्या हुआ है, ऐसा रिक्वेस्ट कीजिए ना। अभी गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी पार्टी, तो राहुल गांधी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप आरएसएस ज्वाइन कीजिए। ऐसा ऐसा नहीं होता है। अगर बीजेपी का देखिए, अभी फिलहाल कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत से लीडर ने बीजेपी की पार्टी छोड़ दी है। तो उन्होंने किसी बड़े मन से डायरेक्ट किसी को ये तो नहीं किया ना, अपमान तो नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया कांग्रेस की पार्टी की तरह। तो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी को जाना है तो जाने दीजिए, लेकिन उसे वापस लाने की कोशिश जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि गुलाम नबी आजाद, हेमंत बिश्व शर्मा, ये बड़े चेहरे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये बड़े चेहरे थे। तो इनके जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो अभी भारत जोड़ो यात्रा हुई कांग्रेस की, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जाकर झंडा गाड़ दिया। अब लेकिन ये कह रहे हैं वहां पे कि वहां पे जाने के बाद कि हर तरफ झंडा फहरा रहा था। 2000 कब गए थे, पिछले 2022 में हुई थी इनकी भारत जोड़ो यात्रा, अभी तो 2023 शुरू है। तो ये इनडायरेक्टली बीजेपी का ही तो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने 2019 में आर्टिकल 370 हटाया जम्मू एंड कश्मीर से, तब से ही वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप अगर वहां पे जा रहे हैं, और इन्होंने कुछ खुद कहा कि हमारे सिक्योरिटी भी नहीं ली वहां पे, अगर आप बिना सिक्योरिटी के जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हो, और वो 20वीं सदी का सबसे अच्छा राज्य मतलब वहां पे आतंकवादी घटनाओं का सबसे बड़ा केंद्र रहा है, तो वहां पे अगर आप 21वीं सदी में बिना सिक्योरिटी के जा रहे हो, तो मानना पड़ेगा आपको कि जम्मू एंड कश्मीर अभी डेवलपमेंट के मार्ग पर चल चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी मुद्दे के लिए सिर्फ एक ही पार्टी को जिम्मेदार ठहराइए। बीजेपी ने अच्छे काम किए तो उसका समर्थन भी कीजिए, जो बुरे काम कीजिए। अभी देखिए अपोजिशन की मजबूरी होती है कि जो भी सत्ता पार्टी है उसने कुछ भी काम किया, अच्छा हो बुरा हो, उसका विरोध करना अपोजिशन पार्टी को पड़ता ही है। अभी अच्छा, राहुल गांधी ने तो भारत जोड़ो यात्रा की, इन्होंने फिर इनकी ऊट पटांग बातें भी रहती है कि एक टेररिस्ट आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। ये यहाँ पे क्या गाना चल रहा है क्या, तूने देखा मैंने देखा, हाँ ऐसा हो? ऐसा नहीं होता है। आप अगर कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार ना, एक सबसे बड़े नेता है, तो आपको एक सशक्त आदमी और लीडर की तरह बात करना चाहिए। और कांग्रेस को देखिए, अगर किसी पार्टी को अच्छा होना है तो पार्टी को एक सबसे बड़ा स्पीच देने वाला, एक दुनिया को, लोगों को संदेश देने वाला होना चाहिए। लोगों, अगर आप बोल रहे हो तो लोग एकत्रित हो, ऐसा लीडर होना चाहिए। अगर राहुल गांधी कहाँ पे बोल रहे हो तो इनकी उठपटांग बातें होती है, ये सीधे तरह से बात नहीं करते। पिछले 9 साल में आप देखिए राहुल गांधी ने किस टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और अपने जो भी विचार है देश के प्रति उन्हें एक्सप्रेस किया है। ऐसा तो कोई नहीं हुआ। अभी बीजेपी वाले हर तरफ, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ भी इंटरव्यू देते हैं। हालांकि केजरीवाल इसमें सबसे आगे है। केजरीवाल तो हर बार कोई भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव हो, हर तरफ जो भी टीवी का शो रहता है उसमें जाकर केजरीवाल अपनी एक्सप्रेशन, अपनी आइडियोलॉजी स्प्रेड करता है। लेकिन राहुल गांधी का नहीं है। अभी देखिए कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर तो राहुल गांधी है, तो इन्हें जाना चाहिए और टीवी पे इंटरव्यू देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह इंडिया 2010 का, 2012-14 का नहीं है। यहाँ पे अभी इंडिया में हर तरफ डिजिटलाइजेशन हो गया है, डिजिटाइजेशन हो गया है। तो लोग जियो पॉलिटिक्स के नजरिए से देखते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स को समझते हैं।
ये पहले वाला नहीं है कि किसी ने 500 रुपए दे दिए तो उसको वोट दे दीजिए, ऐसा नहीं है। जो देश हित में काम कर रहा है उससे ही लोग अभी वोट देने वाले हैं। तो आप ऐसा मत समझिए कि हम सबसे पुरानी पार्टी है, हमने आजादी दिलाई तो सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद ये क्या कर रहे थे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक परिवार के साथ चल रहे हो तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। आपको सभी देश को समानता से लेकर आगे बढ़ना होगा। और कांग्रेस में बड़े बड़े नेता है उनको पीछे ढकल दिया जाता है और एक पार्टी के, विशेष पार्टी के लोगों को आगे ढकल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये परिवार एक विशेष परिवार से है। तो बीजेपी का ये भी कहना है कि कांग्रेस में परिवारवाद ज्यादा चलता है और बीजेपी में ऐसा नहीं है। अभी उटपटांग बातों की वजह से देखिए, राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाते हैं और देश के खिलाफ कहते हैं कि डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है। एक लीडर है हमारे पास, वो कहते हैं कि इंडिया अब डेमोक्रेसी नहीं है और आप हमें इंटरफेयर कीजिए। अभी इनका मानना या ना मानना इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इंडिया डेमोक्रेसी मजबूत है और इंडिया में इलेक्शन होते हैं, मीडिया यहाँ पे है, न्यायपालिका व्यवस्थित है और हमें अपने फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो ऐसी उटपटांग बातों की वजह से नहीं होती। और इनका कहना है कि जो भी एजेंसीज है, सीबीआई हो गई, ईडी हो गई, इनका दुरुपयोग हुआ है। दुरुपयोग कहाँ हुआ है? जो भी केसेस अपोजिशन पार्टी के ऊपर है, रजिस्टर है, वो तो आपके कार्यकाल में ही रजिस्टर हुई है ज्यादातर। तो नेशनल हेराल्ड थोड़ी ना बीजेपी का कार्यकाल में, वो तो 2012 में रजिस्टर है। मुलायम सिंह यादव, जो अभी तेजस्वी यादव, इनके खिलाफ जो भी केसेस हैं वो पहले से ही रजिस्टर है। तो उनके खिलाफ एजेंसियां अभी मजबूत हो गई हैं बीजेपी में, तो इसलिए वो अपना कार्य ठीक से कर रही है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए कि डेमोक्रेसी खतरे में। आप सहयोग कीजिए। भ्रष्टाचार किया है तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। कोर्ट न्यायपालिका हमारे देश में है, उसके खिलाफ आप कभी आंदोलन कीजिए, आपका अधिकार है। लेकिन किसी एक आदमी के लिए अगर अलग कानून बना दिया जाए तो ऐसा नहीं होता है। ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति समान होता है। राहुल गांधी को अगर ऊपर जाना है तो इन्हें एक अच्छे आदमी की तरह, अच्छे लीडर की तरह समझना होगा, तभी बीजेपी को यह हरा सकते हैं। नहीं तो बीजेपी 2024 में अच्छे एक बिना अपोजिशन की तरह जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं पीएम मोदी। फिर वो नया चेहरा भी तैयार कर रहे हैं। कौन? योगी आदित्यनाथ। जो उनके पास अच्छे अच्छे चेहरे और बीजेपी ने काम भी किया है अच्छी तरह से, तो वो जरूर जीतेंगे 2024 में, मुझे तो लगता है। अभी आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। थैंक्स।